स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है कृषि और कृषि का आज हम लोग 5th पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख फसलों की भौगोलिक दशाओं को देखेंगे और इस चैप्टर में जितने भी बचे हुए हैं सारा इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में क्या क्या है तो कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम। ठीक है, ये सब है रेशेदार फसल। इनमें से पहला 3 को मिट्टी में उगाए जाते हैं। ये जो कपास, जूट और सन, इसको मिट्टी में उगाए जाते हैं, मतलब भूमि में उगाए जाते हैं। लेकिन चौथा जो फसल है रेशम, इसको रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम का एक कीड़ा होता है और उस कीड़ा द्वारा बनाए गए कोकून से प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन, उसको इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, रेशम पालन को सेरीकल्चर या रेशम उत्पादक कहा जाता है। आगे देखेंगे कपास। ठीक, भारत को कपास के पौधों को मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है, मतलब कपास का उत्पादन भारत में ही सबसे पहले हुआ है। सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास मुख्य कच्चा माल है। सूती वस्त्र हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये इसका जो कच्चा माल होता है वो कपास है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान रखता है। कपास के उत्पादन में भारत तृतीय स्थान रखता है। इस फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई और 210 पाला रहित दिन चाहिए होता है। ठीक है, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों की कपास की खेती के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है 210 दिन, इतना दिन पाला रहित दिन होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी वजह से मौसम खराब होता है तो जो कपास होता है, कपास में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। यह खरीफ फसल है। ठीक है, कपास जो है ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है। इस फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है तो 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। प्रमुख क्षेत्र, इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से इस क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। और हम लोग जानते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है तो काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसीलिए काली मिट्टी वाला क्षेत्र, वो भी हम लोग जानते हैं दक्कन का जो पठार है वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसलिए हम लोग जो राज्य देख रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। दक्कन का पठार इन्हीं क्षेत्रों में है। चलिए आगे देखते हैं जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है तो सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है तो हर साल बिहार और कौन सा क्षेत्र में तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है और उन क्षेत्रों में जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। जूट का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं
बोरा ना, जूट का बोरा होता है, उसको बनाने में, चटाई, रस्सी, ये सब बनाने में जूट का काम आता है। वर्तमान में कृत्रिम रेशा, ठीक है, वर्तमान में कृत्रिम रेशा आ गया है जिसको हम लोग नायलॉन कहते हैं, और ये कम लागत में आता है, इसलिए जो जूट है, जूट का जो मांग है वो कम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है, कृषि के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या है वो हम लोग देखेंगे। भारत में कृषि हजारों वर्षों से किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं भारत में कृषि बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो कृषि है उसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार में अभाव है। ठीक है, यहाँ के कृषि में प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम किया जाता है, और जो संस्था होता है, कृषि संबंधी जो संस्था है उसका भी अभाव पाया जाता है। यहाँ के बहुत बड़े भाग में सिंचाई के लिए मानसून और भूमि की उर्वरता पर निर्भर रहना पड़ता है, और यहाँ का जो भूमि है, यहाँ का बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की मतलब व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं, मतलब बारिश पर वो लोग निर्भर रहते हैं, और भूमि का उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए भी उन लोग के पास कोई खाद नहीं रहता है, मतलब कोई भी उर्वरक नहीं रहता है, वो लोग भूमि की उर्वरता पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे झूम खेती हम लोग जानते हैं, वो बिना खाद के ही किया जाता है। ठीक है, वहाँ की उर्वरता पर ही वो उसका कृषि निर्भर रहता है, और वहाँ का उर्वरता शक्ति जब खत्म हो जाता है तो फिर वो लोग स्थान परिवर्तन करते हैं। इस तरह से भारत की कृषि को हम लोग देखते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात हम लोग जानते हैं यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चलाए गए हैं, और प्रथम पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, प्रथम वाला जो पंचवर्षीय योजना है और द्वितीय वाला पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, इसके तहत कई प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए। ठीक है, कुछ कई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और कई संस्थाएं बनाए गए। इसके अंतर्गत भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूमि सुधार कानून और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, मतलब कृषि संबंधी कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, लेकिन यह कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। जो हरित क्रांति है वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। ठीक है, वर्तमान समय में कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसकी आधुनिकीकरण के लिए, मतलब इसका जो कृषि है उसमें सुधार के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनाया गया है, कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, पशु चिकित्सा सेवाएं, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान इत्यादि केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब में भारत की सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, और विगत कुछ वर्षों में अगर हम लोग देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुआ है। इस तरह से हम लोग देखें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार में भारत सरकार बहुत ही ध्यान दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा।
खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य देश के प्रत्येक नागरिक को निर्धारित न्यूनतम पोषण प्राप्त हो सके। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि भारत के हर नागरिक को जो न्यूनतम पोषक है, ठीक है, उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, हर लोग को खाने का मिलना चाहिए। इसके तहत सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो बफर स्टॉक क्या है कि सरकार खाने की वस्तु को जमा करती है। ठीक है, और उसके लिए एक मतलब एक कमेटी बनाया गया है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो जमा करती है खाद्य पदार्थ को, उसका वितरण किया जाना, सही से उसका वितरण किया जाना। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, भारत की जो खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो मतलब कि फर्स्ट उद्देश्य उसका क्या है, तो उसका कीमत इतना तय किया जाना चाहिए जिससे हर गरीब लोग उसको खरीद सके। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, इसको जमा करने के लिए एक सही मूल्य निर्धारित करना चाहिए। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है खाद्यान्नों की भंडारण? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। जबकि वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। और वितरण कौन करता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको वितरित करती है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम जो है वो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, जो जैसे हो गया गेहूं, चावल, ये सब न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से प्राप्त करती है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव करने की एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है? तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। ठीक है, ये जो वैश्वीकरण है तो भारत के लिए ये नई घटना नहीं है। और ये जो है ये उपनिवेश काल से, मतलब यहाँ जब अंग्रेज थे, ठीक है, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम में था, उसी समय से भारत से गरम मसाले, कपास, नील आदि का यूरोपीय देशों में निर्यात होता था। ठीक है, बहुत पहले से भारत से मसाले, कपास, नील ये सब का विदेशों में या यूरोपीय कंट्री में निर्यात होता था। लेकिन 1990 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद हम लोग देखेंगे तो वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत में
चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। हम लोग जानते हैं भारत में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसाले, और इस सब का निर्यात भी किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में, ठीक है, भारत को विश्व के साथ स्पर्धा करना पड़ रहा है, मतलब कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो क्या करना होगा? तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। ठीक है, भारत के जो छोटे किसान हैं उसकी स्थिति को हम लोग को सुधारना होगा। ठीक है, भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए। ठीक है, और खद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए, मतलब ऋतु के अनुसार फसलों को लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ जैसे हम लोग जानते हैं भारत जो है ये यहाँ पर जलवायु की भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फसल है उसको ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसल लगाना चाहिए। और खाद्यान्नों के स्थान पर क्या, खाने वाला पदार्थ के स्थान पर कीमती पदार्थ, मतलब कि जैसे हो गया निर्यात करने वाला जो वस्तु होता है, कपास हुआ, रबर हुआ, कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, जूट हुआ, ये सब का निर्यात किया जाता है। तो इन सब फसलों में अधिक जोर देना चाहिए, मतलब खाने वाला वस्तु को छोड़ करके जो कीमती वस्तु है जिसका अच्छा कीमत होता है उसको लगाना चाहिए। यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो क्या होता है? तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था को अनुकरण कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, चिली, इजराइल और इटली में क्या होता है? तो यहाँ पर कृषि उत्पाद जैसे क्या क्या हुआ, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज, ठीक है, उसका बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या करते हैं? जो इटली, इजराइल और चिली है, ये सब फल का निर्यात करते हैं, शराब का निर्यात करते हैं, जैतून का, और उसमें उसका विशेषकर उसका बीज का, ये सब का निर्यात करके ये लोग खाद्य पदार्थ का आयात करते हैं। मतलब महंगे वस्तु को ये लोग बेचते हैं और कम दामों में खाने के वस्तु को ये लोग आयात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये करना चाहिए, तभी हम लोग विदेशों में या विदेशी बाजार में हम लोग स्पर्धा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का कृषि चैप्टर समाप्त हो गया है। हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे, और इससे संबंधित जो भी सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।